नमस्कार दोस्तों। कॉन्सेप्ट नामा में आपका स्वागत है, जहां हर कॉन्सेप्ट अब होगा क्लियर। कॉन्सेप्ट नामा के आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का एक्सरसाइज 5 वंशागति एवं विविधता के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था। इसमें ऑप्शन है सहलगनता के नियम, 10% ऊर्जा के नियम, आनुवांशिकता के नियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजीव अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजीव अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है टेस्ट क्रॉस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। वो होता है आपका टेस्ट क्रॉस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूलों वाले मटर के पौधे को जब सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सभी बैगन फूल वाले पौधे, सभी सफ़ेद फूल वाले पौधे, 50% बैगनी एवं 50% सफ़ेद फूल वाले पौधे, और उसके बाद 75% बैगनी एवं 25% सफ़ेद फूल वाले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी बैगनी फूल वाले पौधे मिले थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे, यानी मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ऑप्शन है डार्विन, वेलेस एवं ह्यूगो डिवरीज। दूसरा है डार्विन, कॉरेंस एवं शेरमार्क। तीसरा है ह्यूगो डिवरीज, कॉरेंस एवं शेरमार्क। चौथा है मॉर्गन, ह्यूगो डिवरीज एवं कॉरेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूगो डिवरीज, कॉरेंस एवं शेरमार्क। यानी मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले ये 3 वैज्ञानिक थे, जिनका नाम है ह्यूगो डिवरीज, कॉरेंस एवं शेरमार्क। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं। यानी जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस स्थिति को कहते हैं। तो यह इसका सही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन है आपका सप्रभाविता, दूसरा है बहुविकल्पता, तीसरा है सहलगनता और चौथा है अपूर्ण प्रभाविता। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा अपूर्ण प्रभाविता, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही आंसर है, अपूर्ण प्रभाविता। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, क्योंकि 12th का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें इस एक्सरसाइज से कोई ना कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। यानी इस वीडियो के टोटल 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं और याद करते हैं तो एग्जाम में 3 से 4 ऑप्शन के वाले क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। वर्णांधता में रोगी किस कलर की पहचान नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लाल तथा पीले रंग की, हरा तथा नीले रंग की। ऑप्शन नंबर सी है लाल तथा हरे रंग की, किसी भी रंग की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल तथा हरे रंग की पहचान जो होता है रोगी वर्णांधता बीमारी में नहीं कर पाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी, यानी उसको हम लोग अनुलक्षणी को फेनोटाइपिक के नाम से भी जानते हैं, अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फेनोटाइपिक अनुपात होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1:2:1।
ठीक है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फेनोटाइपिक अनुपात कितना होता है, तो 1:2:1 और 1। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है। पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो पुरुष में गुणसूत्र की संख्या जो है वो आपका होता है 44 + XY। ठीक है। तो पुरुष में गुणसूत्र कोई पूछेगा तो 44 + XY होगा। यही महिला के बारे में कोई पूछेगा तो 44 + XX होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 44 + XY यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है अनुवांशिकी के जनक हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो इसका सही आंसर है मॉर्गन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक मॉर्गन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा है दात्र कोशिका अरक्ता और चौथा है डाउन सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है। किसी परिवार के अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण क्या कहलाता है। इसमें ऑप्शन है वंशावली विश्लेषण, मेंडल विश्लेषण, पनेट विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वंशावली विश्लेषण। तो किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 यानी 12th नंबर क्वेश्चन है कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डाउन सिंड्रोम। तो उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन सा होगा। यानी पूछा जा रहा है कि एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि मेंडल ने चयन किया था, यानी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेंडल ने किस चीज़ का चयन किया था, चना, पाइनस, टमाटर या गार्डन मटर। तो इसके बारे में अधिकांश स्टूडेंट को अच्छे से मालूम रहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए गार्डन मटर को चुना था, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है गार्डन मटर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है यानी 15 नंबर क्वेश्चन है हसियाकार रुधिराणु अरक्ता में अमीनो अम्ल संगठक होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 में है हसियाकार रुधिराणु अरक्ता में अमीनो अम्ल संगठक होता है। इसमें ऑप्शन है पहला अल्फा श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल, दूसरा है अल्फा श्रृंखला में ग्लूटेमिक एसिड द्वारा बेलिन, तीसरा है बीटा श्रृंखला में बेलिन द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल और चौथा है ऑप्शन नंबर डी बीटा श्रृंखला में ग्लूटेमिक अम्ल द्वारा बेलिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बीटा श्रृंखला में बेलिन द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल, ये हो गया इसका सही आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें ऑप्शन है एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है, एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है जिसे कहते हैं। यानी एक जीन का जोड़ा जो है वो दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हम लोग इसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस, ठीक है। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है, इसे हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो पहला ऑप्शन है गुणसूत्र 21 एवं वाई, दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र 1 एवं एक्स, तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्र 1 एवं वाई, और चौथा ऑप्शन है गुणसूत्र एक्स एवं वाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र 1 एवं वाई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोलता है क्या कि एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 3:1 है, ठीक है। उसका ऑप्शन है 3:1। एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3:1। यह है क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीनों पे होंगे, यानी इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीनों पर होंगे। इसमें ऑप्शन है आपका पहला दोहरा विनिमय, दूसरा है कोई विनिमय नहीं, तीसरा है मुश्किल से कोई विनिमय, और इसमें है ऑप्शन नंबर डी लगातार विनिमय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुश्किल से कोई विनिमय, इसका सही ऑप्शन होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वाई सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है? यानी वाई सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n इक्वल टू 14 है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो पूछ रहा है आपसे कि नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर निकलना क्या कहलाता है? नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर का निकलना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमैस्कुलेशन कहलाता है। तो नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर का निकलना जो होता है उसको इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो ये टोटल 22 क्वेश्चन हुआ। अभी इसमें हम लोग टोटल 38 क्वेश्चंस को करेंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास 12 का फाइनल एग्जाम देंगे इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि टोटल 38 ऑब्जेक्टिव से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने का चांस आपके एग्जाम में है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करता है। तो दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करता है, तो इसमें है इपिस्ट्रेसिस, सहप्रभाविता, प्लियोट्रॉपी या अपूर्ण प्रभाविता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहप्रभाविता। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है माँ के पोषण द्वारा, पिता के प्रबलता द्वारा, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा या भ्रूण के विशिष्ट पोषण द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग से होता है। जिसमें तो इसमें जैसे माँ के पोषण से ये सब चीज़ से लिंग निर्धारण प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। उसका सिर्फ एक ही होता है, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग से होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उनके होने वाले पुत्र एवं पुत्री की वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध हैं की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है तथा उनके होने वाले पुत्र एवं पुत्री की वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होती है? तो इसमें ऑप्शन है 25% वर्णांध पुरुष एक लक्षण प्ररूपी, एक लक्षण
प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री, दूसरा है 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री, तीसरा है 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% वर्णांध पुत्री, और चौथा है सभी पुत्र समान दृष्टि वाले एवं वर्णांध पुत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। इसमें ए है एक्स क्रोमोसोम, दूसरा है वाई क्रोमोसोम, तीसरा है लिंग निर्धारणीय क्रोमोसोम, और चौथा है अलिंग क्रोमोसोम पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाई क्रोमोसोम पे। तो इसी टाइप्स का और भी वीडियो देखने के लिए, जो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। इसमें ऑप्शन है लिंग संबंधित रोग, दूसरा है ऑटोसोम संबंधित रोग, तीसरा है मेटाबॉलिक संबंधित रोग, और चौथा है कमी जनित रोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोसोम संबंधित रोग। अब क्वेश्चन नंबर 28, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है प्रभाविता युग्मक की शुद्धता, तीसरा है सहलगनता, और चौथा है स्वतंत्र अपव्यूहन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहलगनता। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है डबल कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी डबल सी से कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इससे 2 युग्मक का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नर मनुष्य में ए बी यानी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए बी जीनोटाइप बराबर भागों में उत्पन्न किए गए तो उस व्यक्ति का जीनोटाइप होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वो जीनोटाइप इस टाइप का होगा। इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। यानी इसमें से कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सभी को रक्त दे सकता है। तो सभी को रक्त देने वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो ओ ग्रुप होता है, जबकि सभी से लेने वाला जो ग्रुप होता है वो ए बी ग्रुप होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। यानी एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32, इसका जो सही आंसर है वो है आपका बहु अलील। इसका सही आंसर है बहु अलील। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विभिन्नताओं का स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है विभिन्नताओं का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में विभिन्नताओं का स्रोत है वो बताना है। उसमें ऑप्शन है समसूत्री, अर्धसूत्री, निवेशन या उत्परिवर्तन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्रॉस ओवर किस अवस्था में होता है। यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैक्टिन अवस्था में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। इसी तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज में टोटल 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिंदु उत्परिवर्तन में एडिनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। बिंदु उत्परिवर्तन में एडिनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसवर्सन में। ट्रांसवर्सन में। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूर्ण लिंकेज दिखाई पड़ती है। पूर्ण लिंकेज दिखाई पड़ती है। तो इसका ऑप्शन है मक्का में, स्त्री में, मादा ड्रोसोफिला में और नर ड्रोसोफिला में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, नर ड्रोसोफिला में। क्वेश्चन नंबर 37 है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेटसन एवं पनेट। वेटसन एवं
पनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब है 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मानव रुधिर ओ वर्ग में, मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित, एंटीबॉडी अनुपस्थित, एंटीजेन उपस्थित रहते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित रहता है। यानी क्वेश्चन नंबर 38 में है मानव रुधिर ओ में क्या होता है, तो इसका आंसर सही है, मानव रुधिर में एंटीबॉडी ए उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये रहा 12th बायोलॉजी के एक्सरसाइज 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के टोटल 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को मिस न करें और पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।